आईटीबीपी हेड कांस्टेबल स्ट्रेस काउंसलर, जो एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसके लिए आपका एक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो कुछ मिनिमम चार्ज देकर आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। और यूट्यूब पर यहाँ पर वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आपका जितना भी सिलेबस है सब पूरा कवर किया जा रहा है। तो अब तक वीडियो जो आई हैं उसमें हमने मनोविज्ञान की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, पहली प्रयोगशाला और इसके साथ साथ मनोविज्ञान के स्कूल्स के बारे में बात किया है। आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे इसमें आपका, और इसके बाद आने वाली वीडियोस में इन सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं 1 मिनट का टाइम लेके, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखें। और क्योंकि आपने नोट्स ले लिया है बस अब, लेकिन जब आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा जो नोट्स से सिर्फ आप पढ़कर नहीं समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नोट्स का कुछ लोग फर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अदर ग्रुप्स में बना के वहाँ पर बेच रहे हैं। तो उनको मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करिए, ये सारी काम मत करिए, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी, फर्स्ट पिनअप कर दिया गया है, फर्स्ट कमेंट है ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप वहाँ जाएंगे, आप नोट्स टाइप करेंगे, फिर आपको मेरी तरफ से एक पर्सनल मैसेज भेजा जाएगा। उस मैसेज में नोट्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। वहाँ पर आप कुछ मिनिमम चार्ज देकर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इतनी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य के बारे में, कि मनोविज्ञान का पर्सपेक्टिव क्या है। इसे हम कई बार संदर्श भी कहते हैं, मनोविज्ञान के संदर्श। तो इसमें हम देखते हैं आज की क्लास। सॉरी, सबसे पहला जो संदर्श था वो था जैविक संदर्श। अब जैविक संदर्श क्या था? तो जैविक संदर्श का ये मानना था कि हमारा जो भी व्यवहार होता है, आप जो भी व्यवहार करते हो, अपने दैनिक जीवन में कुछ भी कार्य करते हो, तो उसके पीछे जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो आपका मस्तिष्क होता है, आपके तंत्रिका तंत्र होता है, आपकी आनुवांशिकता होती है, जो अपने आपने अपने पूर्वजों से, अपने फोर फादर या अपने माता पिता, उनके माता पिता से ग्रहण किए हैं, जिसे हम 7 पीढ़ी दादा दादी और 7 पीढ़ी नाना नानी से इन चीजों को प्राप्त करते हैं। तो समझ में आया इतनी चीज, कि जो भी आपका व्यवहार है, जैविक संदर्श क्या मानता था, या जैविक संदर्श के जितने मानने वाले थे, जितने लोग जैविक संदर्श को, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे, उसमें जैसे पॉल ब्रोका, कार्ल वर्नेक्स, रॉजर स्प्रे, ये लोग मेन थे। तो इनका यही मानना था कि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे मस्तिष्कीय तंत्रिका तंत्र, आनुवांशिकता और न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके द्वारा निर्धारित होता है, हार्मोन्स के द्वारा निर्धारित होता है। आनुवंशिकता मतलब जो आप अपने माता पिता से गुण प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर आप व्यवहार करते हैं। इवन अगर अवसाद भी है, डिप्रेशन भी है, तो डिप्रेशन के पीछे भी न्यूरोट्रांसमीटर का कारण माना जाता है, कि आप न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम व्यवहार परक संदर्श की बात करें, जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में ये माना गया, जिसके प्रमुख समर्थक थे जेबी वॉटसन, इनका मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार ही सिर्फ दिखाई देता है और व्यवहार को ही सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है वही सबसे प्रमुख है। और इन्होंने एक कथन भी दिया था कि आप मुझे 12 बच्चे दीजिए, मतलब 1 दर्जन बच्चे दीजिए, और उसमें आप जो चाहेंगे मैं उनसे बना दूंगा उन्हें। मतलब अगर आप चाहेंगे मैं किसी को चोर बना दूं तो मैं चोर बना दूंगा, पुलिस पुलिस डॉक्टर, इंजीनियर, मैं सबको बना सकता हूं, क्योंकि केवल पर्यावरण ही मेन है
और हम व्यक्ति को जिस पर्यावरण में रखेंगे वो वैसे ही बन जाएगा। इन्होंने जैविक संघर्ष का एक तरीके से विरोध कर दिया था। किसने? जेबी वॉटसन और इनके मानने वालों ने। इनका मानना था कि वातावरण में जैसा उद्दीपक होगा व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करेगा। अब उद्दीपक क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि कोई भी ऐसी वस्तु, कुछ भी ऐसा आपके आसपास में जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। और इनका मानना था कि हमारे सामने जैसा उद्दीपक होता है हम वैसे ही व्यवहार करते हैं। लाइक अगर आपके सामने खाना है तो आप खाने को खाएंगे, अगर आपके सामने शेर है तो आप उसको देखकर भागेंगे। ठीक है। फिर आगे चलकर इसमें स्किनर और पैवलॉव ने इसमें कंडीशनिंग की थ्योरी भी दिया। इसको हम आगे जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। बात करें संज्ञानात्मक संदर्श की। अब संज्ञानात्मक संदर्श क्या है? तो संज्ञानात्मक संदर्श में ये बताया गया कि जो कार्य होता है, कार्य करने के बाद आपकी क्या सोच थी और कार्य करने के पहले आप क्या सोच रखते हैं। मतलब जो भी आप संज्ञान, संज्ञान का मतलब हुआ आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके कार्य करने की क्षमता, ये सारी चीजें आपके संज्ञान में आती हैं। ठीक है। तो इन चीजों का मतलब ये चीजें हो गई आपकी संज्ञान से। इसके प्रमुख समर्थक कौन थे? जीन पियाजे थे, निसर थे, अल्बर्ट बंडूरा थे। बंडूरा वैसे सोशल लर्निंग की थ्योरी में भी हैं, उनका वहाँ पे मेन रोल है, अभी आगे हम देखेंगे। संज्ञान यहाँ पर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है उसी टाइप की ये चीजें भी होती हैं। मनोविश्लेषणात्मक संदर्श। अब मनोविश्लेषणात्मक संदर्श काफी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत फेमस भी है। और जो आज के टाइम पे देखा जाए तो जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी काफी फेमस है। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो आपका व्यवहार है, जो मेरा व्यवहार है, हम सभी का व्यवहार अचेतन के द्वारा निर्धारित होता है। हम अचेतन मन में कैसे विचार डालते हैं, वो विचार हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ठीक है। और अचेतन और इसके साथ साथ बचपन, बचपन के जो आपके अनुभव हैं, इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया। वो सारी चीजें हम आगे के आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि मनोविश्लेषणात्मक संदर्श सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। पहले इसमें कार्ल जुंग और एडलर भी सम्मिलित थे, बाद में ये लोग इनसे अलग हो गए। कार्ल जुंग और ये इनसे एकदम अलग हो गए। ठीक है। केवल सिगमंड फ्रायड ही थे मनोविश्लेषणात्मक संदर्श के अंतर्गत। उसके बाद आता है मानवतावादी संदर्श। इसमें जानने लायक क्या है आप ये कि मानवतावादी संदर्श के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक। इन्होंने क्या बताया? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हम मानवतावादी स्कूल की बात कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। इसमें वाइगॉत्स्की की थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा यहाँ भी इसमें मेन रोल निभाते हैं। विकासात्मक संदर्श की बात करें तो जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, ये लोग मेन माने जाते हैं इसमें। और इनका मानना था कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में विकास और परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। और इनका अध्ययन किया गया, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, चार्ल्स डार्विन, डेविस बस, और इसमें एक नाम और जुड़ता है, निस्बेट। निस्बेट थे। तो इन लोग का मानना था कि जो व्यक्ति है वो आदिमानव काल से अपने आप को समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालता गया है। वो अपने आप को ढालता चला गया है, जैसे जैसे सिचुएशन रही है वैसे वैसे वो परिवर्तनशील रहा है। मतलब समय और आप कह लो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को, हमने क्या किया है, एडॉप्ट कर लिया है सिचुएशन को। ठीक। और उसी एडॉप्टेशन की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस क्लास में आपने देखा पर्सपेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अटेंशन चैप्टर को पढ़ेंगे, अटेंशन, और इसके साथ साथ परसेप्शन को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।